इस्तकबाल है आपका। नादरीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। किसान आंदोलन पूरे देश में ज़ोरों पर है। कभी किसान आंदोलन की रफ्तार धीमी पड़ती है तो कभी तेज़ पड़ती है। ऐसे में आज हमारे साथ हैं किसान नेता, बहुत सारे सामाजिक संगठनों के मुखिया और कर्ता धर्ता अरविंद मूर्ति साहब। अरविंद मूर्ति साहब, आपकी बात में आपका स्वागत है। जी जी। किसानों के आंदोलन पे थोड़ी बात करेंगे आज। जी। तो मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि किसानों का जो 26 जनवरी को जो एक रूट मार्च था उनका, जी, उससे कुछ लोग निकलकर लाल किले की फसीलों पे चले गए, तो इसमें किसानों की आप साजिश मानते हैं या किसी और की साजिश मानते हैं? देखिए, किसानों की तो साजिश नहीं है ये। किसान तो जिस तरीके से किसान और जवान देश की गणतंत्र के सम्मान के लिए परेड करना चाहते थे, वो अगर सरकार और पहले रजामंदी करती तो शायद और बेहतर नज़ारा दुनिया को भारतीय गणतंत्र का देखने को मिलता। लेकिन सरकार ने, जैसा किसान नेता कह रहे हैं कि 12 बजे रात तक हमें रूट नहीं बताया गया और जिन रूट को बताया गया उनको डाइवर्ट किया गया, और फिर उसमें जिस तरीके रूट बताने की जिम्मेदारी किसकी थी? पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। ठीक है। और दिल्ली पुलिस ने, सारे किसान नेता कह रहे हैं कि 12 बजे रात तक वो रूट नहीं दिए, और जिस तरीके के आम लोग, आम किसान मजदूर आए उस गणतंत्र दिवस परेड में, उनको दिल्ली के जो आज के आधुनिक रास्ते हैं उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। ठीक बात। तो एक तो फलसफा ये हुआ उस पूरे वाक़े का। दूसरा ये है कि उसमें निश्चित रूप से जिन लोगों के नाम और जिन लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं, उनके कनेक्शन तो मौजूदा सरकार और उसके सियासी संगठनों से और इस तरह के जमातों से उनके संबंध जाहिर हो रहे हैं कि ये बात कुछ अलग तरह की लग रही है। जैसे किस तरह के संगठन? जैसे दीप सिंह सिद्धू का ये कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी के चुनावी एजेंट रहें, और ये कह देना कि फ़ोटो तो किसी के साथ आ जाती है लेकिन ड्राइंग रूम में जाके और प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो तो ऐसे नहीं आती है। तो एक तो वो ताल्लुक़ है। दूसरा ये है कि शुरू से दो संगठन मुख्य रूप से, सतनाम सिंह पन्नू का एक, हाँ, ये बाहर ये बातें मानने से इनकार कर रहे थे, और इसमें रणवीर सिंह सिधाना का भी एक नाम। सिधाना तो गैंगस्टर रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है, और NIA ने अभी कुछ दिन पहले दीप सिंह सिद्धू को सिख फॉर जस्टिस के साथ रिलेशन होने के लिए नोटिस दी हुई है। तो ये बात तो साफ समझ में आ रही है कि इस सारी चीज़ों की जानकारी सरकार को थी, और सबसे उसका क्लू पॉइंट जो है वो ITO है। हम मानते हैं कि आंदोलनकारी ITO तक पहुंच गए। वो वजीराबाद से जाने वाले रास्ते पे आप भी, हम भी दिल्ली जाते आते रहते हैं, ITO वहाँ पड़ता है। लेकिन ITO से जो ट्रैफिक खोला गया वो क्यों दरियागंज का खोला गया, ये मुख्य बात है। और जिस तरह के फुटेज और चीज़ें आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि पुलिस वहाँ बैठी हुई है। आपका कहने का मतलब ये है कि जिस रूट पे जाना ही नहीं था, जी, वो रूट खोला गया। जी बिल्कुल। और इसी से वो हिम्मत बढ़ी, और इतने बड़े आंदोलन में और इतने दबाव के बाद जो करीब 62वें दिन वो गणतंत्र दिवस परेड पड़ रही थी, तो एक उत्साह भी होता है। लाल किला अगर देश की शान है तो वो देश के नागरिकों की भी शान है, और सरकार की अहंकार का भी शान था। तो निशान साहब फहराना एक मजहबी ध्वज ज़रूर है, लेकिन जज्बात में कुछ भी होता है, और आज़ादी के आंदोलन में भी एक गरम दल और नरम दल। तिरंगा भी तो फहरा सकते थे, मजहबी झंडा क्यों फहराया? देखिए, यही कॉन्स्पिरेंसी है, और ये कॉन्स्पिरेंसी ये है कि, और इसको सिख समाज बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि एक बार वो समाज में आइसोलेट हो चुका है खालिस्तान के आंदोलन में, और बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद वो रिकवर हुआ है। तो ये जो हमारे देश में जो हुकूमत करने वाली सरकार है, उसकी विचारधारा ही है इस तरह के मजहबी उन्मादों को फैलाना, और उनके निशाने पर इस देश की अक़लियतें हैं। पहले वो मुस्लिम अक़लियत पे निशाना साधे
और इस आंदोलन में जिसकी सबसे बड़ी ताकत किसान आंदोलन की वो सिख जमात है, सिख समुदाय है, उसको टारगेट करना पूरे देश में, क्योंकि उनकी भी एक पहचान है जैसे मुसलमानों की इस देश में एक पहचान है। तो ये पहचान पे हमला है और उनके लोगों ने ये निशान साफ फहराया, जबकि आंदोलन में लाखों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा और अपने संगठनों के ध्वज लिए हुए थे। नहीं, लाल किले पर जब ये कुछ दूसरे रूट से निकल के लाल किले तक मान लीजिए कि लोग पहुंच गए, तो आखिर उस वहाँ तो सुरक्षा बहुत रहती है, तो ये लोग अंदर कैसे दाखिल हो गए? शुरू में तो सुनने में आया कि 8-10 ट्रैक्टर थे, ज़्यादा थे भी नहीं। जी जी, नहीं देखिए, वो अगर पुलिस इनको इतना फ्री हैंड नहीं देती तो हम लोग भी अभी पिछले 1 साल पहले मैं बच्चों को लेके गया था, तो वहाँ तो जाने के अंदर जाने की बहुत ही वो है, चेकिंग है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन लोग इतनी बड़ी तादाद में उस जगह पे जहाँ से प्रधानमंत्री भाषण करते हैं वहाँ तक पहुँच जाना, उससे भी ऊपर चले गए, उससे भी ऊपर चले गए थे, गुंबद तक पे चले गए थे बगल वाले। तो ये तो बड़ी जांच का विषय है कि आखिर इतना ढील पुलिस ने और प्रशासन ने बहुत बड़ी भीड़ भी नहीं थी। अच्छा, वहाँ एक बड़ी संख्या दिख रही है, जब शुरू में लोग वहाँ इंटर हो रहे हैं जी, तो एक बहुत बड़ी संख्या पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्स की दिख रही है, जो कुर्सियों पे बैठी हुई है आराम से जी, और ये सब कार्यक्रम चल रहा है। जी जी। तो आखिर क्या इससे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल जांच के दायरे में है कि ये पुलिस को किस तरह का निर्देश था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँचने के बाद भी पुलिस अगर कुर्सियों पर बैठी है, सुरक्षा बल के लोग वहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये जांच का विषय है कि आखिर ये किसके निर्देश थे। हम मानते हैं कि आपने निर्देश दिया होगा कि कोई कड़ी कार्रवाई न की जाए, लेकिन जब ऐसी जगहों पे एजिटेशन होने लगे तब तो हॉटलाइन पे होते हैं पुलिस के अफसर। को तो वहाँ मजीद सुरक्षा रही होगी, क्योंकि वहाँ से झांकियाँ निकलनी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका ये कहने का मतलब ये है कि पुलिस ने खास तरीके से छूट दी, पुलिस चाहती तो रोक सकती थी उनको उसमें एंटर होने से, लाल किले कैंपस में। भाई साहब, और ख़ास तौर से दिल्ली पुलिस जो है जितनी हुनरमंद है, और इसके पहले भी कई लोग ये सवाल उठा रहे थे कि ये पहला मौका है दिल्ली पुलिस को एक इतने बड़े एजिटेशन को हैंडल करने का। और देखिए, आप जब 2012 देखेंगे, निर्भया का जब आंदोलन हुआ था, तो लोग राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे। तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि ये पुलिस के लिए पहला मौका था। पुलिस इस तरह के एजिटेशन देख चुकी थी, तो उसको और ज़्यादा मकबूल इंतज़ाम करना चाहिए था, लेकिन उसमें पुलिस नाकाम रही। और ये बड़े पैमाने पे जांच के दायरे में आता है कि आखिर पुलिस को कौन निर्देशित कर रहा था। दिल्ली पुलिस के जो आला अफसर थे, क्या वो एक एक पल की घटनाओं पे नज़र रख रहे थे या वो किसी और जगह से ऑपरेट हो रहा था? कुल मिलाकर आपके कहने का मतलब ये है कि ये सब एक साजिश के ज़रिए किया गया, और उसमें कुछ लोग जिनके पहले से राजनीतिक दलों से ताल्लुकात थे, उनको इसके लिए अगुवा बनाया गया और उन्हें जाने के लिए छूट दी गई ताकि इस कार्यक्रम को पूरा बिगाड़ा जाए, किसान आंदोलन को। जी, और जो सरकार किसान आंदोलन की शांति से डर रही थी और उनके जितने भी हथकंडे थे वो नाकामयाब हो चुके थे, इसलिए ये हथकंडा आजमाया गया। लेकिन मैं शुक्रिया करूंगा आप जैसे तमाम देश में जो इस तरह के अल्टरनेटिव मीडिया के लोग खड़े हो गए हैं कि अब ये कारपोरेट मीडिया के दिन लदने वाले हैं, और उन्होंने इस पूरी ट्रांसपेरेंसी को, इस पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। उसके साथ साथ ही विवाद तो दरअसल किसानों और सरकार के बीच में था, लेकिन मैंने देखा कि 26 जनवरी को या उसके बाद 1-2 दिनों तक कुछ टीवी चैनल इस तरह से खबरों का प्रसारण कर रहे थे जैसे लग रहा है कि जीत सरकार की या किसानों की ना होके इनकी जीत हो गई है। आप उस 27 जनवरी को की रात में जब ऐसा माहौल बन गया था कि गाज़ीपुर का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को खाली कराने के लिए पूरी पुलिस ने तैयारी लगा ली थी। पैरामिलिट्री फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सब के सब लोगों का पूरा बहुत बड़े पैमाने पे जमावड़ा हो गया था। यानी जितने लोगों की वहाँ संख्या थी, और वार्निंग भी पुलिस के ज़रिए दे दी गई थी। मगर 27 तारीख को ही रात में 12-1 बजे के बाद से फिर लोग आना शुरू हुए, और उसका कारण कुछ लोग अलग अलग बताते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो महेंद्र सिंह टिकैत जज्बात में आके जो भावुक हुए, और जो आंखों से राकेश टिकैत जो भावुक हुए,
तो उनकी आंखों से जो निकला हुआ आंसू था, उस आंसू ने लोगों को नई ऊर्जा दे दी। और कुछ लोगों का ये कहना है कि 26 जनवरी में जो किसान आए थे वो 26 जनवरी का कार्यक्रम करके जा रहे थे, 27 जनवरी को उन्हें यूं भी आना था। सच क्या है? देखिए, सच तो ये है कि आपने बाकी सबके बारे में बता दिया, लेकिन एक और फोर्स वहाँ थी जो आरएसएस भाजपा के गुंडों की थी, जो वहाँ का विधायक, लोनी का विधायक ऑपरेट कर रहा था। और उन्हीं के बल पे सरकार ये चाह रही थी कि हम फोर्स और इनके बल पे इसको निपटा लेंगे। और लोगों में ये भ्रम फैलाया गया कि आंदोलन ख़त्म हो गया। लेकिन हम बार बार आप जैसे माध्यमों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने, जबकि सरकार ने इंटरनेट सेवाएं भी कुछ इलाकों की बंद की, पानी बंद किया, बिजली काटा, दहशत पैदा की, और उसके बाद जो स्थिति थी कि वो टिकैत साहब के रोने का अर्थ इस संबंधों में आप लीजिए कि कोई भी एक बहादुर दिलेर आदमी जब बेबस होता है तो उसके आंखों से निकलने वाले आंसू उसकी कायरता के आंसू नहीं होते हैं, नहीं। उसकी दिलेरी के आंसू होते हैं कि वो अपने जज्बात में, और जैसा कह भी रहे थे टिकैत बार बार की, आत्महत्या कर लूँगा लेकिन आंदोलन नहीं ख़त्म करूँगा। चारों तरफ से उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था। दिल्ली से बेइज्जती लेकर गाँव नहीं जाऊँगा। तो ये बात साबित हुई, और निश्चित रूप से उस बेबसी ने जो है एक बार नया जीवन दिया आंदोलन को, और लोग यूं ही नहीं लौट रहे थे उनको। और उस बीच में हमारे संगठन के साथी एक बीएम सिंह, जिन्होंने पहले तो कुछ और घोषणाएं की, बाद में और एक उस कैजुअलिटी जो हुई थी, एक जो दुर्घटना हुई थी आईटीओ के ऊपर, उस बच्चे के दादा ने 11 बजे रात को एक वीडियो वायरल किया और कहा कि हम अपनी भी शहादत देंगे, अगर हमारे पोते ने शहादत दी है तो हम भी शहादत देंगे, और हम किसान आंदोलन के साथ हैं। इसलिए उस परिवार का, उस बुजुर्ग का भी हम शुक्रगुजार हैं कि इन घटनाओं ने आंदोलन को फिर से एक नया जीवन दिया है। ये भी सुनने में आया कि माओ ने अपने बच्चों को बिस्तर से उठा के भेजा। जी, जो थके हारे वापस गए थे, जी, वो सो गए थे, तो माओ ने उठा के बच्चों को भेजा कि फिर से जाओ। जी, ये भी है। और साहब ने एक बात और कही कि अगर पुलिस हमारे ऊपर लाठी चलाती या पुलिस हमको यहाँ से हटाती, चाहे वो जेल भेजती, चाहे लाठी चलाती, तो कष्ट न होता। मगर ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यहाँ आके लाठी चला रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं। जी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो इस दौर की जो राजनीति है हिंदुस्तान के अंदर, जो सत्ता में है, हुकूमत में है, उसका ये बहुत पुराना ट्रेंड है, और वो बार बार इसको आजमाती है। और यही आजमा के उन लोगों ने मुजफ्फरनगर के दंगे को कराया, और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सामाजिक धार्मिक सद्भाव की एकता, जो बंटवारे के समय भी जब वहाँ दंगा नहीं हुआ था, उससे बड़ा दंगा करवाया था, तो उसको ये फिर से दोहराना चाहते थे। लेकिन उसमें निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथियों ने उसको नाकामयाब किया है, और माओ बुज़ुर्गों, नौजवानों ने और अगले दिन होने वाली महापंचायत ने इनके सारे साजिश को बेनकाब कर दिया है। 10% लोग या 2% लोग गए होंगे मेरे ख्याल से लाल किले पर। जितने लोग निकले थे रैली में, अलग अलग 5 रूट पे, उसका शायद 1-2% लोग रहे होंगे जो लाल किले पे गए थे। 150 लोगों की शहादत हो चुकी है, 150 लोग मर चुके हैं किसान आंदोलन के दौरान में। उसकी बात न करके लाल किले को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के बड़े वर्ग में जो वैचारिक दिक्कत है, और जो लोगों को बार बार लाल किला को प्रतीक बना लेते हैं, तिरंगा को प्रतीक बना लेते हैं, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने तिरंगे से भी वादा खिलाफ़ी की है, आज़ादी के आंदोलन से गद्दारी की है, जो कभी लाल किले को अब गुलामी की निशानी मानते हैं, जिनका कभी तिरंगे से कोई वास्ता नहीं रहा। तो ये इस धारा के लोग इस समय पूरी मीडिया को संचालित कर रहे हैं, और मीडिया में एक बड़ा वर्ग घोर सांप्रदायिक नज़रिए का हो गया है। सिर्फ वो कारपोरेट मीडिया का सवाल नहीं है, उसके अंदर काम करने वाले लोग भी एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा उनके दिमाग सांप्रदायिक हो गए हैं, सांप्रदायिक सोच के हो गए हैं। और इन लोगों को आज़ादी के आंदोलन के उस इतिहास का पता नहीं है जब
इन तमाम हुकूमत करने वाले जो आज के मौजूदा निज़ाम हैं, इन्होंने आज़ादी के लोगों के ख़िलाफ़ गवाहियाँ दी हैं, गद्दारियाँ की हैं, माफ़ी मांगे हैं, और वो लोग जब हुकूमत करते हैं तो उनका पीछा कर रहा है वो साया, इसलिए वो अपने को बार बार राष्ट्रभक्त साबित करने की कोशिश करते हैं। और आप ये देखिएगा कि शरीर विज्ञान राष्ट्रभक्ति का सहारा लेकर मुझे लगता है कि सत्ता हासिल करने का माध्यम बना ले, जैसे नाजियों ने किया था। बहुत सारी ऐसी हुकूमतें हैं जो राष्ट्रवाद का सहारा लेकर और धर्म को उकसाकर, धर्म की आड़ लेकर जो किया था, क्या उसी लाइन पे ये लोग भी चलना चाहते हैं? देखिए वो तो चल रहे हैं, ये अच्छा। उनका आधार भी यही है, लेकिन भारत जैसे देश में राष्ट्रवाद की जो परिभाषा ये लोग बनाए हुए हैं वो टिकेगी नहीं, क्योंकि ये बहुत बहुधर्मी, बहुसांस्कृतिक और बहुत विविधता वाला समाज है, और ये विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है जो एक सच्चे राष्ट्रवाद का निर्माण करती है। और इनका जो फर्जी राष्ट्रवाद है, जिसमें एक धर्म, एक देश, एक चीज़ की श्रेष्ठता का जो ये लोग नारा देते हैं, वो नारा ही अपने आप में इनको ले डूबेगा। और जिस तरीके से किसानों पे ये जो हमले हो रहे हैं, वो हमले ये साबित कर रहे हैं कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही बदहाल है, उसको छुपाने के लिए ये सारे खेल खेले जा रहे हैं। इनसे निपटा कैसे जाएगा? ये तो गलत धारणा और गलत धारा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और उन्हीं के पास पैसा भी है, उन्हीं के पास पावर भी है, उन्हीं के पास मीडिया भी है। तो आखिर ये जन साधारण क्या गुलाम बन के रह जाएगा, या इनसे निपटने का कोई तरीका आने वाले दिनों में आएगा? देखिए, जनता हमसे आपसे आगे सोचती है, और आम जनता बहुत धैर्य भी रखती है। आप जब, चूँकि हम एक चुनावी लोकतंत्र के देश में रहते हैं, जहाँ अभी तक का जो आज़ादी के बाद का जो आधार है वो चुनाव से जनता अपना गुस्से का इजहार करती है। तो जनता ने बहुत सारे लोगों को, जैसा वो कहते भी हैं, और 60 साल कांग्रेस को इस देश की जनता ने मौका दिया, तो ये मौका इनके लिए लगता है कि जिससे ये समझ रहे हैं कि ये मौका अब हमको निरंतर मिलेगा, और इन नीतियों को और इन सवालों को। लेकिन जब जनता की बदहाली बढ़ेगी, तो वो जनता जिसको हम आप समझ रहे हैं कि इनके पास मीडिया है, इनके पास पैसा है, जिससे उस जनता को ये गुमराह कर रहे हैं, वो इतनी गुमराह जनता नहीं है, वो समझती है, आम आदमी इस देश का समझता है। मतलब अभी आशान्वित रहने की ज़रूरत है, आशा बनी रहे। देखिए, उम्मीद एक जिंदा शब्द है, और उसी के भरोसे हम सब काम कर रहे हैं। और एक बात और जोड़ूंगा मैं, कि नफ़रत में बहुत देर तक आदमी खुद में ज़िंदा नहीं रह सकता, और इनके पास नफ़रत के सिवा कुछ है ही नहीं, तो इसलिए ये बहुत लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे इसको। अच्छा, सिंधु बॉर्डर पे जो कल हंगामा हुआ था, तो उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? क्योंकि एक सवाल तो उसमें बार बार पैदा हो रहा है कि जब रास्तों पर इतनी सख्ती थी कि पानी के टैंकर नहीं आ रहे थे, लोग नहीं आ पा रहे थे, तो उसमें कुछ लोग कैसे घुस गए जिन्होंने जाके ईंटा पत्थर चलाया? देखिए, ये 26 तारीख से ही नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, उखाड़े उन लोगों ये 26 तारीख से सोशल मीडिया और इनके आईटी सेल एक नैरेटिव चला रहे थे कि जनता का ऑर्डर है, बॉर्डर खाली करो। और इनके पास ये फोर्स है, चूँकि हरियाणा में भी इनकी सरकार है, और दिल्ली की अपनी पूरी ताकत को लगा के ये अब अपनी सारी साजिशों से बेनकाब होते हुए ये दिखाना चाहते हैं कि वहाँ की जनता परेशान है। भाई 62-63 दिनों से वो जनता परेशान नहीं हो रही है, वो गांव के लोगों को सहयोग दे रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन किसके साथ मानते हैं आप? किसानों के साथ या सरकार के साथ? पब्लिक ओपिनियन तो किसानों के साथ है, बोल भले नहीं रहे हैं लोग। हम जिस इलाके में हैं, जिस मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर जैसे जिन इलाकों में हैं, इन इलाकों में भी वो लोग जिनकी खेती किसानी बर्बाद हो रही है, लेकिन उनकी राजनैतिक निष्ठा अभी भाजपा के साथ जुड़ी हुई है, तो वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन चुपके से ये जरूर कह रहे हैं कि ये काम अच्छा हो रहा है। पूरा आप जो आंदोलन, उत्तर प्रदेश में आंदोलन में जो लोग शामिल हैं वो सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं जी। मध्य उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत सन्नाटा है, क्यों आखिर? ये इसका कारण ये है कि यहाँ जो बड़ी जोत के किसान हैं वो बड़ी जात के भी हैं, और उनकी राजनीतिक निष्ठा भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी के साथ है। तो उनको लग रहा है कि ये अपनी सरकार है, अब इसके खिलाफ कोई, बिल्कुल
बेबाकी से कह रहे हैं? बिल्कुल बेबाकी से कह रहे हैं कि उनको ये लगता है कि ये हमारी सरकार है और ये सरकार हमारे लिए, हमारे मान स्वाभिमान के लिए तो बहुत कुछ कर रही है, दलितों को ठीक कर रही है, मुसलमानों को ठीक कर रही है, तो थोड़ा अगर नुकसान होगा तो भी बर्दाश्त किया जाए। इसलिए वो इस खतरे को जानते हुए भी चुप हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक निष्ठा सत्ता वाली पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में ये आंदोलन थोड़ा ठंडा है और मध्यम वर्गीय जातियों का जो समीकरण है, जिसको इन्होंने साध के ये सत्ता ली थी, जिसमें पटेल हैं, चौहान हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, मौर्य हैं, उनके यहाँ सुगबुगाहटें शुरू हो गई हैं। जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, राजभर हैं, तीन कानून ऐसे हैं जिनको वापस लेने की सरकार से किसान आंदोलन में लगातार बातचीत हो रही है। जी, अभी सरकार का लास्ट जो 11वीं बैठक हुई थी, उस बैठक में सरकार ने एक प्रस्ताव दिया था कि 1.5 साल तक इस कानून को हम स्थगित कर देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह का कुछ इशारा दिया था। जी, तो आखिर किसानों को वो बात मानने में क्या दिक्कत है? देखिए, एक तो ये है कि इस कानून का प्रयोग जो है, एक तरीके से, एक तो ये संवैधानिक मामला है, कृषि राज्य और केंद्र दोनों के बीच का संबंध है, दोनों के अधीन आता है, और ये कहने के लिए कृषि बिल है, ये ट्रेड बिल है, ये व्यापारिक बिल है, और इसका नुकसान किसानों को 15 साल में दिख रहा है कि बिहार में जिस मंडी को, दूसरा जो बिल है जो मंडी को ख़त्म करता है, वो 2006 में इनकी ही सरकार, जो भाजपा और नीतीश जी की सरकार है, उसने 2006 में ख़त्म कर दिया। और अगर इस कानून के ख़त्म होने से इतना फ़ायदा होता तो आज देश में 1 नंबर पर बिहार का किसान होता, क्योंकि बिहार में दुनिया की जो 5-6 बड़ी फर्टिलाइज एरिया है, जो गंगा का बेसिन है, ये मुगल सराय से शुरू होकर फरक्का तक, वो भूभाग हमारे बिहार में है। वो ज़मीन, वो पैदा करने वाली उपजाऊ ज़मीन हमारे बिहार में है, लेकिन आय किसानों की जो है वो बिहार में ही है, बिहार में सबसे कम है। तो ये साबित करता है, इसलिए और बार बार, जैसे CA NRC को सुप्रीम कोर्ट लटकाए हुए है, कश्मीर के इशू को सुप्रीम कोर्ट आज तक लटकाए हुए है, तो सुप्रीम कोर्ट से ये भरोसा ख़त्म होने के बाद सरकार ने जो भरोसा दिया कि हम 1.5 साल इसको स्थगित रखेंगे, वो विश्वसनीय नहीं है। इसलिए किसानों ने ये तय किया कि या तो आप रद्द करिए और खरीद की गारंटी का कानून बनाइए। देखिए, इस 3 बिलों के साथ जो सबसे बड़ी मांग हो रही है, सरकार कहाँ पीछे हटने की स्थिति में नहीं है कि वो खरीद की गारंटी का कानून नहीं बनाना चाहते, MSP पर, कि ये इस मूल्य पर खरीदना आपकी मजबूरी होगी, इससे कम पे कोई नहीं खरीद सकता। अगर ये कानून वापस भी ले लेगी सरकार, तो उसको बनाने की जहमत सरकार के पास है। तो सरकार ये समझ रही है कि जैसे ही हम तीनों कानून को वापस लेंगे, ये जो चौथी बात है कि MSP की गारंटी का कानून बनाओ, वो सरकार के लिए सबसे भारी है, क्योंकि इनके दोस्तों के साइलो बन चुके हैं, गोदामें बन चुकी हैं। अडानी से एक फूड कारपोरेशन का समझौता 2016 में हुआ था जी, तो ये उसी की कड़ी मानते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया भारत की, जैसे LIC है, उस तरह की एक बहुत आत्मनिर्भर संस्था थी, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था, और उसके पास इतनी ज़्यादा पूंजी थी कि उस पर किसी का हाथ पैर नहीं चल रहा था। उसको लूटने का जरिया अडानी ने बनाया साइलो बनाने के नाम पे, और वहाँ जो थोड़ी कमियां थी कि उनके फूड कॉरपोरेशन के 30 साल की, आपको जान के ताज्जुब होगा कि 30 साल की काउंटर गारंटी है अडानी की एग्री बिजनेस को, कि 30 साल हम गोदाम में अनाज रखें या न रखें, आपको किराया देंगे। हाँ, वो स्टोरेज की शर्त भी तो उसमें ख़त्म कर दिया है। जी, स्टोरेज की जो लिमिट थी पहले, और वो भी नए कानून में ख़त्म कर दिया। और हम जैसे लोग सबसे ज़्यादा उसी को ख़तरा मानते हैं इस मुल्क के लिए, क्योंकि उससे इस देश का दिहाड़ी मजदूर, मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। क्योंकि उस कानून के बनने के बाद आप देखते हैं कि हम लोग अचानक देखते हैं कि प्याज एकाएक 40 से 80 रुपये किलो बेचने लगती है, 150 रुपये किलो हो जाती है। तो ये सारा खेल उसी कानून में छिपा हुआ है। और 1956 में ये कानून हमारे आज़ादी के आंदोलन के बाद जो सरकार बनी, उसने इसलिए बनाया था कि हम देश के आम आवाम को, गरीब को
हर चीज़ समुचित मूल्य पर उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आज जो खेल हो रहा है उसको देश का जो मध्यम वर्ग है, जो खास तौर से एक भुलावे के राष्ट्रवादी उन्माद में फंसा हुआ है, वो नहीं समझ रहा है। अरविंद जी, एक और बात मैं जानना चाहता था कि जैसे 2 कानून पे तो ज़्यादा बात हो रही है, मगर जो तीसरा कानून है जिसमें ये बात कही गई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट को विद्युत की आपूर्ति करने का अधिकार था, उस अधिकार को भी तीसरे कानून में कहा है कि नियामक आयोग को अधिकृत कर दिया जाएगा और नियामक आयोग सब रेट तय करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसानों को जो फ्लैट रेट में विद्युत दी जा रही है ट्यूबवेल पर, उसको भी इसमें ख़त्म करने की साजिश है, लेकिन इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है। नहीं, देखिए, वो अभी विद्युत संशोधन बिल जो ले आना था, जिस आप आंदोलन के पॉइंट जो उसमें, हाँ जी, आंदोलन के शुरू में आप देख रहे थे कि लगातार ये मांग हो रही थी कि 5 चीज़ों को रद्द करें, जिस पे सरकार पहले ही एग्री हो गई, क्योंकि वो अभी प्रोसेस में है। तो ये जो खतरा आप बता रहे हैं, इसको ये वापस लेके सरकार किसान आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती थी, क्योंकि जो छोटे मझोले किसान हैं वो उनके लिए ज़्यादा राहत है उसमें। और आप बुनकर तंजीमों से जुड़े हुए और उस आंदोलन के एक बड़े नेता हैं, आप खुद ये जानते हैं कि कितना बदलाव किया है उसने बुनकरों की ज़िंदगी। ज़बरदस्त, वो चल ही नहीं सकता लोग। तो उसी तरीके से छोटे लघु सीमांत किसानों को वो बिजली का जो फ्लैट रेट, फिक्स रेट जो बिजली मिलती है, उसने बड़े पैमाने पर उनकी बहबूदी लाया है, उनको खुशहाल किया है। कोई ट्यूबवेल लगा के किसान चला ही नहीं सकता, क्योंकि साल भर में जितना कमाएगा वो खाली बिजली के बिल उतना देना पड़ेगा। जी 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 जी। और अब तो बिजली थाने बना रहे हैं ये। मतलब ये कि जब सरकार ने 5 बिंदु तो ले आए, 2 बिंदु पे सहमति दी शुरू में, 3 पॉइंट जो अब भी रह गए हैं, तो उन 3 पॉइंट में भी सरकार का 1 पॉइंट पे इशारा है जी, जो असल है यही कि कारपोरेट घरानों को इस मैदान में बड़े खिलाड़ियों को उतार दिया जाए और जो खेती है हमारी, खेती को एक तरह से उनका गुलाम बना दिया जाए। देखिए, ये खेती की गुलामी नहीं है, ये भोजन की गुलामी होने वाली है भारत में। अब उनकी मर्जी का भोजन आपको करना पड़ेगा, वो आपकी थाली पर कंट्रोल करना चाहते हैं देश के पूंजीपति। आज जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, खुले बाजार में, आप यहाँ गल्ला मंडी भी है, 15 से 16 रुपये किलो गेहूँ है। लेकिन जब आप ब्रांडेड आटों की बाज़ार में जाएंगे, जैसे ITC का आशीर्वाद ब्रांड आटा है, वो 35 से 36 रुपये किलो है। तो MRP सरकार नहीं तय कर पा रही है और MSP भी नहीं तय करना चाहती है। यानी भेड़ को भेड़िए के सामने छोड़ देना चाहती है, उनके रामो करम पे छोड़ देना चाहती है। शेर और बकरी को एक साथ खड़ा करना चाहती है। ये हालात हैं कि इस मुल्क का जो उपभोक्ता है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी बात के माध्यम से कि इस देश का जो मध्यम वर्गीय उपभोक्ता वर्ग है, वो इस कानून के खतरे को नहीं समझ रहा है। वो समझ ले कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन करके और अपरंपार होल्डिंग की जितनी भी आप अपनी गोदामों को भर सकते हैं, ये जो छूट सरकार ने दी है, उसकी सबसे बड़ी मार इस देश के गरीब मजदूर, दिहाड़ी मजदूर और मध्यम वर्ग पर पड़ने वाली है। और इस बात को इस देश का मध्यम वर्ग उपभोक्ता समझ नहीं रहा है। और ये खतरा सबसे बड़ा है इस मुल्क का कि वो अब आपकी थाली भी कंट्रोल करना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल अरविंद मूर्ति जी, कि अब आप आंदोलन की रूपरेखा को कैसे देखते हैं कि ये आंदोलन अब किधर जाएगा? क्या आंदोलन और तीव्र होगा? क्या देश के जो क्षेत्र इसमें अभी शामिल नहीं हुए हैं उन जगहों पे भी आंदोलन शुरू होगा, या धीरे धीरे मायूसी फैलेगी और सरकार अपने साजिश में कामयाब होगी और आंदोलन समाप्त हो जाएगा? देखिए, सरकार तो अब आंदोलन को अपनी साजिश से तो नहीं ख़त्म कर पाएगी। लोग समझ गए हैं। और अब आंदोलन अगर ख़त्म होगा तो अपने किसी मुकाम पे जाके ख़त्म होगा। आंदोलन की रणनीति का अगला कदम ये होना चाहिए, हम लोग भी अपने राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क में हैं, कि इसके लिए एक जन जागरण का प्रोग्राम लेना पड़ेगा। एक तरफ जो जत्थेबंदी है, जो किलेबंदी है दिल्ली को घेरने की, वो जारी रहे। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस समय तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्रा में, तेलंगाना में बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन के लोग, क्योंकि वहाँ ज़मीनों पे अभी भी ट्रस्टों का, मंदिरों का और इस तरह की लोगों की मिल्कियत है, तो वहाँ एक और नए तरह का आंदोलन उभर रहा है। तो इसलिए अब ये आंदोलन देश को एक नए दिशा में ले जाएगा
और बहुत उम्मीद है इस आंदोलन से कि इसी आंदोलन से इस तरह की जो फासिस्ट और फर्जी जो राष्ट्रवादी हुकूमतें होती हैं, जो देश के बुनियाद को खड़े करने वाले किसानों के हितों पे हमला करती हैं, मज़दूरों के हितों पे हमला करती हैं। आप देख रहे हैं कि 4 कोड श्रम सुधार करके इन्होंने जो आज़ादी के आंदोलन के बाद लगभग 40 ऐसे कानूनों को मज़दूरों ने अपने हक़ में लड़ के हासिल किया था, उसको ख़त्म करके मज़दूरों के ख़िलाफ़ 4 कोड ले आए हैं जो एक तरीके से पूंजीपतियों को, मज़दूरों को निचोड़ लेने के अधिकार देते हैं। तो ये जो दोनों ताकतें मिलेंगी, किसान, मज़दूर, नौजवान, और जिस तरह की बदहाली, बेरोज़गारी फैल रही है, छात्रों में भी क्या जागरूकता की जरूरत और है? छात्र तो इन चीज़ों को समझ रहे हैं। देखिए, छात्र तो बड़े पैमाने पे आंदोलित हो रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी वो इस फ़लसफ़े में, क्योंकि छात्र यानी वो कौन है, वो किसान का बेटा है, वो मज़दूर का बेटा है, तो वो इस खतरे को समझ चुका है। और जिस तरीके से इन्होंने सरकारी नौकरियों को ख़त्म करने का वो किया है, वो इस आंदोलन को एक नई दिशा देगा, एक नई ऊर्जा भी देगा। और किसान आंदोलन से एक बड़ी उम्मीद, और हम आपसे ये ताकीद करेंगे कि इसमें ये जो देश में बुनकरी का जो बड़ा पेशा है वो इस आंदोलन के साथ शामिल हो रहा है। और जो आप फिक्स रेट की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों चारों जो परिस्थितियां हैं जो इनके हुकूमत ने पैदा की है, उससे एक नए तरह के राजनीतिक विकल्प और दिशा को आगे बढ़ने की गुंजाइश है। अरविंद मूर्ति जी की बातों से निष्कर्ष जो निकला है वो यही निकला है कि जो ये मौजूदा कानून है जिसका किसान विरोध कर रहे हैं, उसमें भले ही ये सवाल उठता हो कि आखिर किसानों की बड़ी तादाद अभी क्यों आंदोलन में नहीं आ रही है, तो वो समझ नहीं पा रहे हो या अभी हालात की नज़ाकत को भांप न पा रहे हो। मगर सच यही है कि ये कानून आने वाले दिनों में आम आदमियों की थाली पे असरअंदाज होगा, क्योंकि जब सारे कारपोरेट घराने देश का अनाज खरीद कर अपने गोदामों में भर लेंगे तो फिर रेट उनकी मर्ज़ी से खुलेगा, आपकी मर्ज़ी से नहीं खुलेगा। इस आंदोलन का ऐसा रूप हो चुका है कि अगर ये आंदोलन में कामयाबी किसानों को नहीं मिलती है तो आने वाले दिनों में किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी संस्था के लिए या किसी भी मुद्दे पर यहाँ की आवाम के लिए आंदोलन करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बारी बारी सबका नंबर आना है। पहले किसी और का नंबर था, अब किसी और का नंबर है, और आने वाले दिनों में किसी और का नंबर होगा। मगर ये सरकार अपनी ज़िद से हटेगी नहीं। सरकार को ज़िद से हटाना है तो आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप आज की बात आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल आपकी बात मऊ को सब्सक्राइब करिएगा और घंटी का बटन दबाइएगा। और अगर आप फेसबुक या पेज पर देख रहे हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात से मैं अरशद जमाल।